नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी और मैं हूं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ, क्या लग रहे हैं प्रदीप जी साहब, क्या देखिए, बड़ा ब्यूटीफुल ब्लेजर, वाह लवली। और प्रदीप जी मतलब दिन ब दिन बहुत हैंडसम हो रहे हैं सर, देखिए मतलब एक तरफ शाहरुख खान, एक तरफ प्रदीप नंबियार, कमाल है सर, कमाल है। और आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। और to all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abariako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And to all our viewers in Kerala, Swagatam. To all our viewers in Tamil Nadu, Vanakkam. और आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, और बाकी जो भी अपने आप को कहना हो कह लीजिए। हमारी तरफ से ग्रीटिंग्स फ्रॉम नेशन नाउ। और जहाँ तक के अभी का सवाल है प्रदीप जी, सबसे बड़ी खबर जो है वो मेरे लिए तो वो दिल्ली का अटैक ही है। बिल्कुल, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। बिहार के चुनाव हैं, वो तो फ्राइडे को रिजल्ट भी आ जाएंगे। और वो तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो। अभी आप लोग ये बोलेंगे जो पहली बार अगर ये शो देख रहे हैं तो वो ये बोलेंगे कि भैया आपने एग्जिट पोल देख ली इसलिए आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रदीप जी और मैं पहले दिन से ही बोल रहे हैं, भाई मनी इन द बैंक इज इक्वल टू वोट्स इन द ईवीएम। 10,000 रुपये किसी के बैंक अकाउंट में आ गए, उसके बाद गेम जरा अलग हो जाता है। उसके बावजूद अगर तेजस्वी यादव इज एबल टू पुल ऑफ शॉकर, इट विल बी ग्रेट, इट विल बी समथिंग अनहर्ड ऑफ, आई डोंट नो। In any event, that's the other thing. But the worrying part, Pradeep ji, is that you've got all these terror modules all over the place, and we have only touched the surface, so to speak. अभी जो टेरर मॉड्यूल डिस्कवर किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, गुजरात में, फरीदाबाद में यानी हरियाणा में, और उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में तो है ही, लेकिन उसके अलावा यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन द साउथ नाउ। मिस्टर अमित शाह सेड कि भाई जरा केरल की तरफ भी देखिए, तमिलनाडु में भी देखिए, बाकी हर जगह भी देखिए। So you never know what you're going to discover. I mean, this is getting to be a bit much, very frankly, Pradeep ji. Absolutely, sir. I mean, the way things are, it was a poster put out in Jammu and Kashmir, Srinagar, that got Jammu and Kashmir police after these people, and then one of them was picked up in Saharanpur, and then the evil nexus of doctors came to light. एक के बाद एक, फिर हरियाणा और मल्टी स्टेट ऑपरेशन जिस प्रकार से हुआ, फिर आगे जाके गुजरात एटीएस ने कुछ अरेस्ट किए जहां से पता चला कि एक डॉक्टर ने जाके चाइना से सीखा है, एंड ही इज गॉट राइसिन जनरेट करने का उन्होंने सीखा भी था। तो इट वाज अ वेरी वेल प्लान्ड, कूल, कोल्ड ब्लडेड ऑपरेशन, which Pradeep ji, luckily the J&K police were able to. I think the gentleman there, the DG over there is Mr. Chakravarti. He's from the Andhra cadre. Yes. He was able to spot कि ये पोस्टर, इस पे जरा इन्वेस्टिगेशन करो, ये कहाँ से आया। So that's how we were able to actually open up the entire thing. You never know, because unless you investigate, you won't know. That's it. So what began with normal routine investigation of a threat by जैश-ए मोहम्मद अगेंस्ट सिक्योरिटी एजेंसीज कि आपको हम लोग अटैक करने वाले, पोस्टर में लिखा हुआ था, एंड फ्रॉम देयर इट बिगैन दैट दिस वाज समथिंग ऑफ अ मल्टी स्टेट ब्लास्ट दैट वाज प्लान्ड, एंड देन वन आफ्टर द अदर लगे until Mr. Omar Mohammed was the only person who managed to escape from there, and he did the damage, the little bit damage that he could do. You don't call it little because 8 से 10 लोग, सर 10 लोग मरे, यस, और कुछ और 10-15 आज प्राइम मिनिस्टर मोदी went and met all those people in the hospital। जिस प्रकार से मोदी जी ने ये जहाँ नरेंद्र मोदी जी, ये पुराना विलिंगडन हॉस्पिटल है, अभी इसका नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल है। जनता पार्टी के टाइम पे इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था, LNJP हॉस्पिटल कर दिया गया, और मोदी जी वहाँ पर गए हर एक से मिलने के लिए। बट प्रदीप जी, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर मिस्टर मोदीज रिस्पॉन्स। क्या है, मोदी जी ने कहा था एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी रिगार्डेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। सो आई वंडर व्हाट्स गोइंग टू बी आवर रिस्पांस। सो ही इज वेटिंग फॉर, अमित शाह जी ने कहा कि प्लीज अब एनआईए को भी इन्वॉल्व कर दिया है। वंस एनआईए गिव्स अ रिपोर्ट, देन यू नो यू हैव अ एब्सोल्यूट बेसिस ऑन व्हिच यू आर गोइंग टू स्ट्राइक डाउन द जो पहले भी किया था, सेम वे ऑल द टेरर कैंप्स जो पहले 9 एलिमिनेट किया था, व्हिच वाज बहावलपुर, इन व्हिच जैश-ए-मोहम्मद top leaders were eliminated. Masood Azhar के पूरे फैमिली वहां पर चले गए थे, they all were eliminated,
including the person who was responsible for the Kandahar hijack. जी. So he was also eliminated, and then the sleeper cells were activated to kill a multi-state blast in India. But then the J&K police were able to find out the conspirators We were lucky. until one managed to run away. The only thing that I can say is that we were very, very lucky. Otherwise, if these guys had succeeded, there would have been blasts everywhere. And do remember, this is the month of November. This, sir, is the month of November. Remember 2008, 26/11. आपको याद होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. And as far as Mumbai is concerned, we can never forget. मुंबई के जितने भी मुंबईकर हैं, वो कभी भी भूल नहीं सकते. और had it not been for our तुकाराम उमले साहब, who was actually able to capture, laid down his life knowing that he's going to die, he caught the terrorist Kasab and wouldn't let him go. Never allowed him. Took all the bullets within him. 23 गोलियां सर, 23 गोलियां लगी थी तुकाराम उमले साहब. और मुझे मतलब ये बात जानकर के दुख होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, उमले साहब जो हैं हमारे कांस्टेबल साहब, उनका नाम भूल जाते हैं. तुकाराम उमले की जितनी सराहना की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, उनके नाम पे अलग अलग अवार्ड होने चाहिए, पुलिस के बेनिफिट स्कीम्स होने चाहिए वगैरह वगैरह. खैर उसके बारे में बात करेंगे एज सून एज वी जॉइन आवर गेस्ट. आई बिलीव वी हैव a very, very distinguished panel of guests indeed with us. Let's go straight across to them. Can we go to our guests, please? Wow, lovely. Look at that. Look at that. And today, look at the lighting. यार guys, जबरदस्त है यार. तीनों एकदम जबरदस्त. हाँ, कमाल है. अखिलेश कटियार साहब, ये लाइटिंग क्या आपने प्रोफेशनली कराई है वहाँ पे जहाँ पर आप बैठे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नमस्कार सर. पता नहीं, ये मेरा ऑफिस है. पता नहीं, मुझे लग रहा है मेकअप करवा रू के किसी बंदे को बुलाया, प्रोफेशनल को बुलाया वहाँ पे बैठाने के लिए. हाय हाय हाय, लग रहे हैं सब बिल्कुल ही. आप सर आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं. मैं सोच रहा था शुरू इसी बात से करूंगा. चलो, थैंक यू वेरी मच. मेरे शब्द ले लिए सर आज. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू. हर हर महादेव. लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं. कुलकर्णी साहब तो अलग से स्मार्ट लग रहे हैं. और फिर नाम्बियार को कुलकर्णी बना दिया आपने. सॉरी नाम्बियार साहब. नाम्बियार साहब लेकिन चलता है सर, महाराष्ट्र में ही है. महाराष्ट्र में कुलकर्णी, नाम्बियार, बजाज सब जी सब चलते हैं. अविरल मलिक साहब कैसे हैं? डॉक्टर मलिक साहब, हाउ आर यू? सर, ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू, ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू. और अविरल मलिक साहब की जो स्माइल है साहब, माशाल्लाह जबरदस्त. इवन व्हेन ही इज अंडर अटैक ही कीप स्माइलिंग. आसपास से जब अटैक करते हैं लोग तो मालूम है अविरल मलिक साहब क्या सामने से क्या कौन सा मिसाइल छोड़ने वाले हैं, उनकी मुस्कान से मालूम पड़ जाता है. द्विवेदी जी के आलोचना पर बहुत प्यार है उनको, द्विवेदी जी. और द्विवेदी जी जो हैं, आए हाय माशाल्लाह. सर, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों फैन हैं आपके. द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, जय श्री राम. जय सिया राम. ये शो को दोनों आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे और उसके अलावा अपना कौन है वो, अपना जो पहले केबल ऑपरेटर हुआ करते थे, आज बहुत बड़े आदमी बन गए, अनिल परब साहब, वो सब लोग लाइक करते हैं आपको. आप क्या जो हम लोग काट के लगाते हैं ना इंस्टाग्राम पे, सबसे पहले लाइक वहीं से आता है. कमाल है सर, कमाल है. जय श्री राम. बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है सर संजय द्विवेदी जी आपकी, जबरदस्त. तो कटियार साहब, पहले आपसे शुरू करता हूं, बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं इसलिए. कटियार साहब, सर लखनऊ में और उसके अलावा एक और स्लीपर सेल में मिला गया कहीं और से, ये कोई डॉक्टर शाहीन हैं, उनके साथ कोई और क्या नाम था उनका प्रदीप जी, कोई मुजम्मिल कोई हैं, सहारनपुर एंड लखनऊ. सर दोनों के दोनों में कोई स्लीपर सेल मिले हैं वगैरह वगैरह वगैरह. तो अब ये तो मिल गए, तो आपके मुताबिक सर आप ये बताएं, क्या और भी ऐसे स्लीपर सेल्स वगैरह का पर्दाफाश हो सकता है या ये क्या है? कटियार साहब आप बताएं. क्यों अभी तक तो ये लग रहा था कि योगी जी की सरकार है, पुलिस जो है, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो बहुत सतर्क हैं, कुछ भी नहीं हो सकता. लेकिन दिल्ली में बम विस्फोट हो गया सर, बम विस्फोट हो गया ना. सारी कोशिशों के बावजूद बम विस्फोट हो गया. अब क्या है कि बहुत आसान है दोबारा बोलना, या इनफैक्ट वो फुटेज भी अपने पास पड़ी है जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं बहुत पहले कि अगर आतंकवादी घटना होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर का हाथ होता है वगैरह वगैरह, और सेंटर का फॉल्ट है वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन अभी की बात करें तो सर अभी आप बताएं कटियार साहब, स्थिति क्या है अभी, बोलिए सर. राजीव साहब, जो बात जो ये बम धमाका हुआ जी, चाहे इससे पहले के जो बम धमाके हुए, ये बेहद दुखद है, निंदनीय है. और जिन लोगों को इसमें घटनाओं में जान गंवानी पड़ती है, उनके परिवार वालों के प्रति हमारी बहुत गहरी संवेदना है.
दूसरा सवाल साहब ये उठता है कि जब भी स्लीपर सेल के बारे में हो या बलरामपुर में धर्मांतरण हो, फिर उसे ये मुद्दा बनाते हैं। मुझे साहब ये नहीं समझ में आती कि अमित शाह साहब बहुत अपने को बहुत ताकतवर, चाणक्य, पता नहीं कितनी कितनी उपाधियों से इस देश की मीडिया उनको संबोधित करती है। इस तरह जब ये पता था 1 साल से कि दिल्ली में इस तरीके की घटना हो सकती है, इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा था, तो सरकार क्या कर रही थी? जो जो पहलगांव की जो घटना थी, या यहाँ पे फरीदाबाद में लगभग 3 कुंटल 3,000 केजी जो है क्विंटल नहीं सर, टन, जो विस्फोटक का टन टन टन, क्विंटल तो 100 किलो होते हैं सर, टन 3,000 टन। हाँ टन। जी। तो ये 2900 टन जो है यहाँ पे वहां पे, ये साफ सीमा पे क्या कोई चौकसी नहीं है, पाबंदी नहीं है, सीमा वहां हमारा फोर्स नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है? सीमाएं सुरक्षित किसकी जिम्मेदारी में आती हैं? इतनी इतनी कमजोर सरकार भारत ने पूरे 75-80 साल की आजादी के पीरियड के अंदर, और इतने इतने असफल गृह मंत्री भारत को साफ कभी नहीं मिले। और इसके बाद आप बयान क्या देते हैं राजीव साहब? उनको बख्शा नहीं जाएगा, हम उनको देख लेंगे, मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, ये वो, ये बातें बहुत थोथी लगने लगी है। आपको लगता है कि आपका इन लोगों से ना कोई वास्ता है, ना आपकी इन घटनाओं के प्रति कोई प्रतिबद्धता है, ना देश की सीमाएं आपके नेतृत्व में सुरक्षित है, ना देश के अंदर के नागरिक आपके साथ सुरक्षित है। बड़ी बड़ी बातें और छोटे छोटे काम, ये बात इस देश की जनता समझ चुकी है। किसी भी जगह पे जो पहलगांव में हमला हुआ, उसमें कितने आतंकी आपने पकड़ लिए, कितने को तूली चढ़ा दिया? बातें करेंगे यूपीए के टाइम इतने थे, एनडीए के टाइम इतने, ये डाटा देने का वक्त नहीं है राजीव साहब। 11-12 साल से आपकी सरकार है। जो और जो घटनाएं हुई पहलगांव की है, मालेगांव की है, इस पुलवामा की है, वहां पे इतना भारी तादाद में आरडीएक्स आता है, ये कहां से आ जाता है? क्या करते रहते सीमा पे लगे हुए लोग, क्या करती रहती है आपकी इंटेलिजेंस? हर तरह से इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं। और आप कहते हैं राजीव साहब कि अभी ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, आतंकवाद के खिलाफ हम बहुत वो है, आप फिर एक ब्लास्ट हो जाता है, फिर आप वही थोथी बातें करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, लेकिन आपकी वही बातें हो जाएंगी, बात फिर खत्म हो जाएगी, 4 दिन में दुनिया भूल जाएगी। तो इसका कोई परमानेंट इलाज होगा कि नहीं होगा, या ये बातों से शुरू होकर बातों पे खत्म हो जाएगी? लेकिन कटियार साहब, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, अब कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो उसको हम जंग समझेंगे, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आपको क्या लगता है कि अभी ये तो क्लियर हो गया कि ये लोग तो जैश ए मोहम्मद के लोग हैं, वो मसूद अजहर के, और ये कहना कि जैश ए मोहम्मद अलग है, पाकिस्तानी सरकार अलग है, वो तो पाकिस्तान की लाइन लेना हो गया, तो मतलब पाकिस्तान ने करवाया ना, तो अब क्या करने वाले हैं? मतलब मेरी समझ के बारे, वी आर ऑल वेटिंग, पूरा देश वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि अब नरेंद्र मोदी जी क्या ऑर्डर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर अगर जारी है तो क्या पाकिस्तान पर दोबारा हमला होगा, नहीं होगा, क्या होगा? अब आप बोलें सर कटियार साहब, इसके पहले के प्रदीप जी आपसे सवाल पूछे, बताइए सर प्लीज। नहीं, हम इस बात से सहमत हैं राजीव साहब जी कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री है, ये सब बातें करते हैं साहब, लेकिन जमीनी लेवल पे आपसे कुछ डिलीवर नहीं हो सकता। ये इस देश की जनता, इस देश के नागरिक समझ चुके हैं। हम ये बात, मुझे बयान याद है, आपने ये भी बयान मुझे याद है कि इस देश में अगर कोई आतंकी हमला होता है तो ये केंद्र की जिम्मेदारी होती है, और साहब दुनिया भर के मुद्दे, रुपया गिरता, ये गिरता, वो गिरता, उन बातों पे जाने का कोई मतलब नहीं है जी। आज आतंकवाद का मामला है, हम अगर हमारे साथ कोई होता है तो हम इसे युद्ध की बात मानेंगे कि हमारे साथ हम युद्ध की स्टेज में है, लेकिन इसके बावजूद भी ये घटना घट गई। और मैं बता रहा हूं साहब, अभी भी यहाँ ये जो आप इस कार्रवाई कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत की सरकार कोई मजबूत फैसला ले और उसके साथ कैसे डील करना है। हम तो ऑपरेशन सिंदूर में जब इस देश की सेना में तोड़ जवाब दे रही थी तो आप सीज फायर कर देते, यहाँ अमेरिका से आता है, कहीं से आता है, पूरे देश का सर झुक जाता है साहब। ऐसा कमजोर भारत को प्रधानमंत्री मिला हुआ है। कटियार साहब, योगी आदित्यनाथ जी ने क्लियर कट कहा कि जिन्ना को फिर पनपने नहीं देंगे, जिन्ना के खिलाफ, जिन्ना जैसे आइडियोलॉजी को फिर हम पनपने नहीं देंगे।
बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर सब जगह चलेगा, और बुलडोजर को विरोध करने वाले ये तुष्टीकरण की राजनीति प्रोटेक्शन करते हैं। इस प्रकार के एक्टिविटीज के लिए एक्शन हो रहा है। 2 लोग लखनऊ से पकड़े गए और एक सहारनपुर से उठाए गए, AK-47 वेपन्स रिकवर हो रहा है। बट योगी जी का जो क्लियर कट कहना है कि जिन्ना को फिर पनप नहीं देंगे, आप स्टेटमेंट को किस प्रकार से देखते हो? जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, चलेगा बुलडोजर। नामयार साहब, मुझे समझ नहीं आती बात कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश बना हुआ है। आपके पास डेटा है, हमारे जो मित्र हैं मलिक साहब, उनके पास भी डेटा है। अपराधियों ने जिस कदर से कहीं कोई गोली मार रहा है, कहीं कोई रेप कर रहा है, कहीं किसी की हत्या हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज मचा है। लेकिन आप भाषण देने से बाज नहीं आते। बड़ी बड़ी बात करना, वो पता नहीं कहां से आप ये साहस जुटाते हो। आपके साथ वो झिंगुर बाबा का आपने देखा ना, 1 महीने मीडिया ट्रायल चला था और इतने लोग कर दिए। वो साहब कहां से खड़े हो जाते हैं, कहां से हजारों करोड़ रुपया आ जाता है, कहां आपकी सरकार बनी रहती है, कैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, कैसे आपका LIO काम करता है, लोकल इंटेलिजेंस की क्या इनपुट रहती है आपके पास? आप बातें भर करते हैं या आपको सरकार भी चलाने के लिए भी कोई वक्त चाहिए अलग से? तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज है, अराजकता का माहौल है, और जिस जाति के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उस जात के लोगों ने तो पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है। हर जिले में माफियाओं का गुंडा राज चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बुलडोजर चलाएंगे। और नामयार साहब, आप इस बात से जरूर सहमत होंगे कि बुलडोजर किसी सभ्य समाज का प्रतीक नहीं हो सकता। हर सभ्य समाज में न्यायपालिका की भूमिका और उसके वर्चस्व और उसके वजूद और उसके फैसलों को हम सम्मान कर सकते हैं। हम बुलडोजर को कभी सम्मान नहीं दे सकते। और बुलडोजर दिखाते हो, क्या बताना चाहते हो? आपकी जुडिशरी ठीक नहीं है, आपका जुडिशियल सिस्टम पे आपको भरोसा नहीं है, तो आप जाके बुलडोजर चला देंगे। ये ठीक नहीं है साहब। ये एक सभ्य समाज में बुलडोजर जैसे विषयों को नहीं किया जा सकता, जगह नहीं दी जा सकती। तुष्टीकरण क्या, तुष्टीकरण नहीं है क्या? ना जो आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप इनको प्रोटेक्ट करके आप तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार नामयार साहब आपकी, एडमिनिस्ट्रेशन आपका, अपराधियों को सजा देने की जिम्मेदारी आपकी, हमारा काहे का तुष्टीकरण? हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को और देश को आप सुरक्षित रखें, भारत की सीमाएं सुरक्षित रखें। यहां आप चिल्लाते घुसपैठिए मिलता कुछ है नहीं, आप कुछ करते नहीं है। कोरी जुबानी जुबा खर्ची से आपका काम खत्म नहीं होता है। देश की जनता पे झूठ बोलते रहते हैं आप। तो अब इससे बाहर निकल के कुछ हकीकत पे तो आओ। जी दुरुस्त बात है। इतना कहना है नाम। सो लेट मी आस्क डॉक्टर अविरल मलिक। डॉक्टर अविरल मलिक, इसमें 2 या 3 चीजें सामने आती हैं सर, बहुत जरूरी है ये, जरा ध्यान से सुनिए सर। सर, हमारी जो पठानकोट की एयरबेस है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एयरबेस है, उसके ऊपर सबसे पहली बार अटैक हुआ। नगरोटा एयरबेस पे अटैक हुआ, उसके बाद हमारा उरी कंटोनमेंट है उस पर अटैक हुआ, पुलवामा में अटैक हुआ, पहलगाम में हुआ और अब दिल्ली में हुआ, और बीच में छोटे मोटे और भी हुए, मैं उनमें जाना नहीं चाहता हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये सवाल जो है मेरे जहन में है, मोदी जी ने प्रॉमिस किया है, अमित शाह जी ने प्रॉमिस किया है एक्शन होगा, बहुत ज़बरदस्त एक्शन होगा, आई बिलीव हिम, होगा। लेकिन सर आप ये बताइए कि ये सारे जो मैंने आपको इंस्टेंसेस बताए, दीज आर ऑल इंटेलिजेंस फेलियर्स, और आज तक कभी भी कोई खबर नहीं आई है, ज़रा भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि जो हमारे इंटेलिजेंस के चीफ हैं या वो स्टेशन हेड जो थे वहाँ के, या उनके जो हेड थे, या सेक्टोरल हेड जो थे, जितनी भी हमारी 4 या 5 जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इंक्लूडिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस बाय द वे, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो, CID एंड एवरीबडी एल्स, सर आज तक किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। आप मुझे बताइए ना, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया और आज तक कभी एक्शन नहीं हुआ, ये बताइए। अविरल मलिक साहब, अब आप बोलें सर प्लीज। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से एक्शन का और एक तरीके से इंटेलिजेंस के फेलियर का और उसके साथ साथ इस प्रकार की घटनाओं का, तो मैं समझता हूं जिस प्रकार की घटना घटित हुई है, विशेष रूप से जो दिल्ली में घटित हुई, ये विशेषकर बहुत दुखद है, शर्मनाक है, निंदनीय है। इसमें किसी रूप में कोई फैंड बट नहीं है, किसी प्रकार से कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से हमारी सरकार का
एक तरीके से केंद्र सरकार का, माननीय अमित शाह जी का, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, और उसके साथ साथ एक्शन लेने का, तो निश्चित रूप से तत्काल प्रभाव से इस विषय को आदेशित किया गया थोड़ी सी कि कॉफी पूर्ण बना रूप ब्लैक से कॉफी। एक्शन होना चाहिए। जी। और उसके साथ साथ अगर एक्शन की बात कर ली जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, किसी प्रकार से किसी भी रूप में चाहे दोषी अपराधी कहीं किसी रूप में वो छिप जाए, वो नहीं बच पाएंगे, ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय अन्य इस प्रकार की घटनाओं का भी, इससे पूर्व में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन पे भी एक्शन लेने की जो बात है, तो निश्चित रूप से मुस्तैदी दिखाते हुए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाए चाहिए थे केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए, और किसी प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। आतंकवाद मुक्त भारत का निर्माण हो, नक्सलवाद मुक्त भारत का निर्माण हो, और उसके साथ साथ उग्रवादी मुक्त भारत का निर्माण हो, साथ ही साथ कश्मीर में शांति हो, देश भर में शांति हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सब एकजुटता के साथ मिलजुल कर रहें, सौहार्द की भावना के साथ रहें। और उसके साथ साथ अगर विस्तृत इसमें चर्चा कर ली जाए तो जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं कि या सर ये एंटी सोशल एलिमेंट थोड़ी है है। या अरे मलिक साहब, एक सेकंड सर 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 तत्व हैं, तो उन डॉक्टर साहब, सर ये डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं सर, ये तो अब नया शगुफ्ता शुरू हो गया है। दीज आर रेडिकलाइज्ड एजुकेटेड व्हाइट कॉलर टेररिस्ट सर, ये सब मेडिकल कॉलेज में पढ़े हुए हैं, ये तो बहुत खतरनाक बात है सर। अब आप बोलें प्लीज। नहीं, बिल्कुल एकदम सही बात है, इस चीज से मैं 100% एग्री करता हूं। और उसके साथ साथ ये पढ़े लिखे लोग हैं, और ये एक तरीके से ये प्लांटेड भी है एक तरीके से। पहले तो किसी ने इन्हें उकसाया होगा, समझाया होगा, पढ़ाया होगा, और उसके साथ साथ किस तरीके से फंड किया होगा, फंड करने का बड़े स्तर पे कहां से काम हुआ होगा, किन के साथ ये अटैच्ड रहे होंगे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रही होगी, तो निश्चित रूप से वो उसकी अगर विस्तृत रूप में बात करी जाए तो उसकी जांच हो रही है। और निश्चित ही ये सारी जो एक तरीके से सामने आई है, डॉक्टर मलिक, किस रूप में एक्शन हो, किस डॉक्टर अविरल मलिक है। मलिक जी, सरकार कुछ लोग जम्मू एंड कश्मीर से उठाए गए, कुछ लोग गुजरात से उठाए गए, कुछ लोग उत्तर प्रदेश सहारनपुर लखनऊ से उठाए गए, कुछ लोग फरीदाबाद से उठाए गए। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट एक दो दिन में या 3-4 महीने में असेंबल नहीं किया जा सकता। वो एक ड्यू प्रोसेस में करीबन 1-1.5 साल लगातार थोड़े थोड़े क्वांटिटी जमा कर रहे थे, तो ये इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ जा रहा है। और जो बचा हुआ भागा हुआ उमर, बाकी सब पकड़े गए थे। उमर मोहम्मद जिस प्रकार छोटे इसी कम वक्त में वो पूरे बॉम्ब का मटेरियल असेंबल करके ब्लास्ट कर सकता है, यानी ट्रेनिंग भी लिया है, ये अक्रॉस द बॉर्डर से ट्रेनिंग भी लिया, तो इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी बार बार जब कह रहे कि इंटेलिजेंस फेलियर है, तो इतने सालों का काम था, वो 1-2 महीने का काम नहीं है जिस प्रकार से, बिकॉज अलग अलग मल्टी स्टेट ऑपरेशन था। डू यू एग्री इट्स इंटेलिजेंस फेलियर, डॉक्टर मलिक? जी नहीं, निश्चित रूप से जो जिस भी स्तर पे जो फेलियर रहा है, इसकी निश्चित ही जांच की जा रही है और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई किसी रूप में दो राय नहीं है, और निश्चित रूप से होनी चाहिए। और जहां तक विषय एक तरीके से आतंकवादियों का, किसी प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिलने दिया जाएगा। और विस्तृत रूप में अगर जम्मू कश्मीर की भी इसमें बात कर ली जाए साथ साथ ऐड करके, तो 370-35 से हटी, 370-35 से हटाई गई। और उसके बाद कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कहा करते थे कि खून की नदियां बहेंगी, लेकिन वहां कोई किसी रूप में समस्या नहीं आई, वो भी हमारी कामयाबी पूर्ण रूप से रही। और उसके साथ साथ अगर इसमें विस्तृत एक तरीके से गहराई में चर्चा कर ली जाए तो ये भी बिल्कुल स्पष्ट है, सबको मालूम है, सर्वविदित है कि किस तरीके से आतंकवादियों को कुछ लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, काम करते रहे हैं, उनके ऊपर भी कठोरतम कार्रवाई की जाती है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे बौद्धिक स्तर पे कर रहे हो, सामाजिक स्तर पे कर रहे हो, आर्थिक स्तर पे कर रहे हो, या किसी प्रकार के आतंकवाद से उनके संपर्क जुड़े हुए हो, उनके ऊपर भी एजेंसियों के। सर आपने अमेरिकन स्टेटमेंट देखी है? होती रहेगी। और जहां तक विषय, डॉक्टर मलिक आपने अमेरिकन स्टेटमेंट देखी है सर आतंकवादी हमले पे? दिल्ली में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके ऊपर दे हैव एक्सप्रेस्ड कॉन्डोलेंसेस एंड देयर थॉट्स गो आउट टू द किल्ड एंड द वुंडेड एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इज व्हाट द अमेरिकंस हैव सेड। एक आतंकवादी हमला कल इस्लामाबाद में भी हुआ जिसमें 12 लोग मरे। वहां पर द अमेरिकंस हैव एक्सप्रेस्ड कंप्लीट सपोर्ट फॉर पाकिस्तान्स फाइट अगेंस्ट टेरर। द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए स्टैंड्स टोटली विद देयर ब्रदर्स द पाकिस्तानीज, और हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में वगैरह वगैरह वगैरह। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने सिर्फ कॉन्डोलेंसेज एक्सेप्ट करिए, भाई हाँ ठीक है, लोग आपके मर गए,
हमारी सहानुभूति आपके साथ है। ये क्या है सर, ये डिफरेंस क्या है कि वी आर नॉट फाइटिंग टेरर? हिंदुस्तान तो सबसे बड़ा विक्टिम रहा है टेररिज्म का, और आप पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि हमारा सहयोग आपके साथ है बिल्कुल आतंकवाद की लड़ाई में। बोलिए डॉक्टर मलिक। बिल्कुल, ये जहां तक विषय ये पॉइंट ऑफ व्यू भी एक तरीके से चिंताजनक है, और उसके साथ साथ जहां तक आतंकवाद का विषय है, तो आतंकवाद की फैक्ट्री कौन है? वो तो पाकिस्तान है। सबको मालूम है, सर्वविदित है कि पाकिस्तान की फैक्ट्री है। आतंकवाद को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसकी जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान से जुड़ी हैं। और पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ रहा था, लड़ रहा है या लड़ेगा, ये बात मैं समझता हूं कि एकदम शॉकिंग भी है और ये हास्यास्पद है पूर्ण रूप से, क्योंकि पाकिस्तान ने तो आतंकवाद को बढ़ावा दिया। सारी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्ट करने का काम पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान की आर्मी करती है, पाकिस्तान की सिटिंग गवर्नमेंट करती है। जो प्रधानमंत्री होता है वो इन आतंकवादियों के समर्थन के बिना बन ही नहीं सकता वहां, ये पूर्ण रूप से एक रिवाज है। तो और जो अमेरिकन क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उनको? इन आतंकवादियों के शहर पे उनके समर्थन से, सर व्हाट डज इट से फॉर आवर डिप्लोमेसी? उनके तहत आगे बढ़ता है, ये भी सब सर हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई ना, इसका मतलब पहले तो पिछले 10 साल में, सर एक सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल पिछले 10 साल में विदेश मंत्रालय की बात कर ली जाए, डिप्लोमेसी की बात कर ली जाए, और इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर ली जाए, तो मैं समझता हूं डिप्लोमेसी का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी विदेश नीति, रक्षा नीति, हमारी पॉलिसी इस चीज को लेकर स्पष्ट है कि आतंकवाद के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हम करेंगे, और वैश्विक पटल पे एक आतंकवादी मुल्क के रूप में हमने स्थापित किया पाकिस्तान को, ये भी बिल्कुल जो कोई मान नहीं रहा है। और उसके साथ साथ अगर बात करें पाकिस्तान के डिप्लोमेसी की, तो वो सबकी है, इंडिया हम सबका है। अगर इसमें भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें ये सोचे कि पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर लिया जाए, तो वो चीज भी गलत है, क्योंकि इंडिया सबका है। जी सर, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यूएसए जो अभी 2 साल पहले तक अमेरिका पाकिस्तान को कंडेम करता था, उन्होंने पूरा का पूरा एक रेजोल्यूशन पास किया था कांग्रेस और सेनेट में कि पाकिस्तान को कोई एड ना दिया जाए, ये ना दिया जाए, वो ना दिया जाए, पूरे वेपन्स वगैरह सब खत्म कर दिए जाएं। अब उनको पूरा एड मिल रहा है, वेपन्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। देखिए, अपनी निकालने का, अपना गुस्सा निकालने का काम अमेरिका करे तो एक वो अलग चीज हो गई। जी देखिए, अगर वो अपना गुस्सा निकालने का काम उनके द्वारा कर लिया जाए तो एक अलग चीज है, क्योंकि भारत ने भी जिस तरीके से जवाब दिया, वो ट्रंप वाला मैटर सबको मालूम है, और जिस तरीके से बार बार उनका सामने आके कहना कि भाई उन्होंने कराया, तो मैं समझता हूँ विपक्ष भी उन पे उम्मीद ये करते हैं। डॉक्टर मलिक, एक तो डिले हुआ, करीबन 1.5-2 साल तक ये प्लानिंग चल रहा था, और आगे जाके मालूम पड़ा एक डॉक्टर चाइना में जाके पड़ा हुआ है, चाइना से वो राइसिन, एक पॉइजन, जिस प्रकार से पॉइजन गैस या इस प्रकार से खाने में मिलाने वाले, पानी में मिलाने वाले, एक नया टेरर एंगल। क्या हम इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हैं, या इस चीज को, टेक्नोलॉजी को हैंडल करने में क्या हम पर्याप्त है मलिक साहब? ये बिकॉज एक नया चीज हमारे सामने आया, पॉइजन, राइजन। Sir, if it gets into the water supply, we'll तो have lakhs of people will die. एक साथ गैसियस हो जाएगा, एक साथ पानी में मिल जाएगा, एक साथ प्रसाद में बढ़ जाएगा। एक नया टेरर थ्रेट जिस पर उभरा है। डॉक्टर मलिक। डॉक्टर साहब, सर आपको आवाज आ रही है डॉक्टर मलिक? जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, बहुत ज्यादा कट रही है उस साइड से आवाज, और बहुत लो वॉल्यूम आ रही है। जी अच्छा, जो नया टेरर थ्रेट है, राइजिन, पॉइजन के माध्यम से, चाहे वो गैस हो, प्रसाद के माध्यम से बांटे, पानी में डाले, जिसमें हजारों लाखों लोग एक साथ मार सकते हैं। एक नया थ्रेट उभर के आया सामने। जब एक डॉक्टर गुजरात से पकड़ा गया, वो मालूम पड़ा चाइना से टेक्नोलॉजी सीख के वापस इधर आया है। क्या हम इसको सामना करने में पर्याप्त है डॉक्टर मलिक? जी, आपकी आवाज उस साइड से काफी ब्रेक हो रही है, लेकिन जहां तक जितना सवाल समझ पाया हूं उसका आधार में जवाब दे देता हूं। जहां तक विषय एक तरीके से जो आपने जिक्र किया, ये निश्चित रूप से, जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, फर्स्ट क्लास आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए, जहां तक हमारी सरकार का विषय है, केंद्र सरकार का विषय है, और एक्सटर्नल पॉलिसी का विषय, विदेश नीति का विषय है, और चीन का भी अगर इसमें जिक्र कर लिया जाए, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरीके से हमारा भारत मजबूत रहे, आगे बढ़े,
और किस प्रकार से किसी समस्या का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, इसकी चिंता हम निश्चित रूप से करते रहेंगे। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से विदेश नीति की बेहतरी का, रक्षा नीति को मजबूत रखने का, तो वो आज पूर्ण रूप से मजबूत है और पाकिस्तान बॉयकॉटेड था, है और रहेगा। चाइना की अगर बात कर ली जाए तो चाइना ने जिस प्रकार से फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया इंडिया के साथ, तो एक तरीके से बिल्कुल स्पष्ट इस चीज का परिचय है कि भारत विश्वगुरु बनने की कगार पे है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और साथ ही साथ अगर इसमें बात कर ली जाए डीपली, अगर रक्षा नीति की, विदेश नीति की बात कर ली जाए और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए इंडिया के डेवलपमेंट की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या फिर एक तरीके से किसी क्षेत्र के विकास की बात हो, हर क्षेत्र में भारत प्रगति कर रहा है जी। इसलिए दुनिया को स्पष्ट संजय द्विवेदी साहब, इस तरीके भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, बेरोजगारी समाप्त हो रही है और इसमें सबका योगदान है, संजय द्विवेदी का योगदान है जी। संजय द्विवेदी जी, आप ये बताएं, बाला साहब ठाकरे ये कहा करते थे कि आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि एक तरफ आतंकवाद पनप रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, आतंकवादी हमारे लोगों को मार रहे हैं, उनका गला काट रहे हैं और आप उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए हम लोगों ने हाथ मिलाने से मना कर दिया, जो खेल तो रहे हैं ना, फिर भी अभी भी खेल रहे हैं। अभी वो हांगकांग सक्सेस टूर्नामेंट हुई थी, उसमें भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था। जो अंडर 19 थे उसमें भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। अभी भी आगे प्लान जो है उसमें भी इंडिया पाकिस्तान के मैच हो रहे हैं। संजय द्विवेदी जी, ये क्या है? और अभी आतंकवादी घटना हो गई दिल्ली में और फिर भी हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। और अभी तो हॉकी का मैच हुआ, हॉकी की भी टूर्नामेंट हुई है अभी। अब आप बोले सर, द्विवेदी जी प्लीज। सर, मैं दिल्ली में जो हमारे भाई हमारे मृतक हुए, बहनें मृतक हुई हैं, बच्चे मृतक हुए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। परिवार को इस शोक को सहन करने की ईश्वर से कामना करता हूं, सहन करें। दुर्भाग्यपूर्ण है। जी आपने बड़ी अच्छी बात हुई, इसी बात पे मैं अपना डिबेट शुरू भी करने जा रहा था कि माने हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने क्रिकेट मैच का विरोध किया, मुंबई में दिल्ली में पिचें खोदी गई। इससे पहले जब क्रिकेट मैच हो रहा था पाकिस्तान के साथ, हम लोग डिबेट में थे, पूरा विपक्ष विरोध कर रहा था कि सब क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यही बीजेपी प्रवक्ता, महान प्रवक्ता, ज्ञानी प्रवक्ता लोग कह रहे थे अगर क्रिकेट मैच हो जाएगा तो अगर हरा देते हैं उनको तो आतंकवाद वहां से बंद हो जाएगा। अब मैं इन्हीं प्रवक्ताओं से बात पूछना चाहता हूँ कि बाला साहब ठाकरे सही थे या मोदी सही है या इनके प्रवक्ता सही है? माननीय बाला साहब ठाकरे जिनको आप विचारक मानते थे, जिनको महान मानते, जिनकी आप बात करते हैं, जिनके विचारों से आप सहमत हैं, उन विचारों को आपने क्यों नहीं लिया? और क्रिकेट मैच, हॉकी मैच हांगकांग में ये क्यों कराया जा रहा है? जब हमें आतंकवादी देश हमने घोषित कर दिया पाकिस्तान को, तो आतंकवादी देश घोषित करने का मतलब है हमारे सारे संबंध, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे आयात निर्यात हो, मिलना जुलना हो, आना जाना हो, सभी प्रकार की चीजें बंद हो जानी चाहिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को, भारतीय बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये बात समझ में नहीं आती है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, डिबेट में आएंगे, इतना बढ़िया ज्ञान देंगे। हम तो डिबेट में थे जब पाकिस्तान से मैच होने जा रहा था, मैंने पुरजोर विरोध किया कि क्या खेलने से क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? आज दिल्ली में जिस तरह से घटना घटी जी, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पहलगाम में जिस तरह घटना घटी थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी। जितनी घटनाएं आतंकवादी संबंधी घट रही हैं, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए है। और यही प्रधानमंत्री जब विपक्ष में थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो बड़ी जोर शोर से कहते थे साहब आतंकवाद को हम समाप्त कर देंगे, महंगाई बेरोजगारी को हम समाप्त कर देंगे, डॉलर को हम घटा देंगे, 55 रुपए से कम कर देंगे हम। तमाम ऐसी घोषणाएं करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा था? देखिए, देश को चाहिए वो प्रधानमंत्री जो गरीब लोगों की मदद करे, जो हमारे मध्यम वर्गीय की मदद करे। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो सिर्फ भाषण देने में माहिर हो और अरबपति जो उनके उद्योगपति बिजनेसमैन है उनकी सहायता करे जी। आज घटनाएं घट रही हैं। आप चाहे पहलगाम हो, चाहे पुलवामा हो, हमने जितनी बार देखा है, सिर्फ जब घटनाएं घटती हैं तो थोड़े 2-4 दिन एक संघर्ष चलता है। कहीं हमने एयर स्ट्राइक कर दी, कहीं हमने ये वाला युद्ध कर दिया,
जिस तरह से हमने जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं और जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेताओं माननीय प्रधानमंत्री के बयान आ रहे हैं, वो सोचने वाले, वो समझने वाले। द्विवेदी साहब, संजय द्विवेदी जी, ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से 11 एयर बेसिस का तहस नहस कर दिया, 9 टेरर कैंप जो 26 मिनट में डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का करीबन 4 पंजाब में, 5 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और जिस प्रकार से मसूद अजहर के पूरे फैमिली बहावलपुर में डिस्ट्रॉय किया, एक जबरदस्त तरीके से रिटालिएशन हो गया। और ये भी जो मल्टी स्टेट ब्लास्ट प्लान किया था, पुलिस ने सबको पकड़ लिया था सिवाय एक के, बच गए। तो क्या आप इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि रिटालिएशन जबरदस्त था? बजाज जी, प्रदीप जी, मैं देश की सेनाओं को और देश की पुलिस को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूं। देश की सेनाएं आज 1947 हमारा देश आजाद हुआ है, जब से गठन हुआ है, 3 हमारी सी सेना ने युद्ध जीते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या किसी चीज की बात करें, तो इसमें बिल्कुल आप जान लीजिए हमारी सेनाओं में बहुत ताकत है। ये 3 बार युद्ध हरा सकते हैं, बांग्लादेश को बांग्लादेश बना सकते हैं। तो सेना की बात करना कोई मतलब माने नहीं रखता। लेकिन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, लोग अमेरिका मना कर रहा था कि युद्ध नहीं करें, आप युद्ध नहीं करें पाकिस्तान से, और उन्होंने युद्ध किया और बांग्लादेश को बाहर किया। देखिए, हमको चाहिए इस तरह का प्रधानमंत्री जो बात कम करे, काम ज्यादा करे। मनमोहन सिंह का नाम लीजिए आप माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनका नाम लीजिए, उन्होंने बात कम की, काम ज्यादा किया। माननीय राजीव गांधी जी का नाम लीजिए आप, उन्होंने बात कम की, काम ज्यादा किया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी बीमार थे, विपक्ष में, आज विपक्ष की क्या हालत है, आज विपक्ष को जेल भेजा जाता, उससे विपक्ष की हालत थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को ऑपरेशन कराना था, वो ऑपरेशन अमेरिका में हो सकता था, उन्होंने उनको प्रतिनिधिमंडल के रूम में भेज के सरकारी इलाज उनका ऑपरेशन कराया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने साल जीवित रहे, तो वो प्रधानमंत्री भी थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने जिनेवा वार्ता, तमाम वार्ताओं के लिए हमारे विपक्ष के नेताओं को भेजते थे। आज क्या है, देखिए, हम ये नहीं कह रहे, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी की नीतियां और ये सिद्धांत, जो सिद्धांत सवाल ये उठता है, वो होना चाहिए कि हम अगर जब बात कह रहे हैं, संजय द्विवेदी बात कर रहे हैं आतंकवाद की, तो आतंकवाद की बात करने में बिल्कुल उस तरह की मजबूती से बात होनी चाहिए कि जनता को भी लगे, मध्यम वर्गीय जनता को लगे ये बात सही। क्या अभी मोदी जी को पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे हैं उनके ऊपर हमले का हुक्म देना चाहिए या नहीं, ये बताइए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से बंद किया गया, वो तो कहते हैं चालू है अभी। अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। मुझे नहीं पता, मोदी जी ने कहा पॉज पे, अभी बंद नहीं। देखिए, बंद कर दिया गया। ये देखिए, ये विदेश नीति होती है, ये सरकार को तय करना पड़ेगा। मुझे एक बार याद है कि जब लाल बहादुर जी प्रधानमंत्री थे और युद्ध की बात को, उन्होंने एक टाइम खाना खाया जाएगा, उन्होंने एक घोषणा की थी पूरे देश से कि साहब एक टाइम हम लोग भोजन करेंगे, एक टाइम भोजन की उन्होंने बात की थी और जनता ने मानी थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो नीतियां है, आप क्रिकेट मैच आपको क्रिकेट मैच और हॉकी मैच सबसे पहले बंद करना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की बात आप ना करें, ऑपरेशन सिंदूर जो है, लेकिन सबसे पहले जो काम करें वो करें, हॉकी मैच बंद कराए और हमारे क्रिकेट मैच बंद कराए और पाकिस्तान से सभी संबंध, टोटल संबंध, चलिए मुकेश गांधी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। नमस्कार। थैंक यू, सॉरी फॉर लेट। सॉरी सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुकेश गांधी साहब, यू आर वेलकम टू द शो। हमारे साथ कटियार साहब हैं समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर मलिक हैं, अविरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के, संजय द्विवेदी जी शिवसेना उद्धव ठाकरे के। सर आप बताएं मुकेश गांधी साहब कि आज की तारीख में जिस प्रकार दिल्ली में आतंकवादी घटना हुई, 10 लोग मर गए, पता नहीं कितने लोग घायल हैं, 25 लोग घायल हैं, इसमें से कितने बचेंगे कितने नहीं बचेंगे मुझे मालूम नहीं है। और मोदी जी ने यह कहा था, ये सवाल मैं हर एक से पूछ रहा हूं कि एन एक्ट ऑफ टेरर विल बी construed as an act of war. Now it is very clear that these people were of the Jaish-e-Mohammed, which is being actively supported by Pakistan.
तो आपको लगता नहीं है कि अब एक्शन होना चाहिए सर पाकिस्तान पे? मुकेश गांधी साहब, एक्शन सिर्फ रिएक्शन में नहीं होगी पर प्लानिंग से होगी, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के मुनीर को इतना भी पता नहीं चला कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उनके कितने प्रॉब्लम हुए, उनको कितना नुकसान हुआ, कितना डैमेज हुए, फिर भी उन्होंने एक अमेरिका के सपोर्ट के कारण और अमेरिका के प्यादा बन करके आज लोन मांगना बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने अभी भीख मांगना शुरू किया है कि हमको पैसा दो पर दान में दो। ये कहने वाला पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद को पनपा रहे हैं, और हमारे जो कुछ देशद्रोही मुसलमान हैं, सब मुसलमान नहीं है, पर जो कोई देशद्रोही मुसलमान है वो उनके साथ मिले हुए हैं, बाकी कोई नहीं। उनके कारण बाकी सब लोग ठीक है। आज उनके कारण आतंकवाद को एक जमीन मिल रही है हमारे हिंदुस्तान में। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को ये टाइम ऑपरेशन सिंदूर दो तरीके से करना चाहिए। एक तो पाकिस्तान के आतंकवाद के अड्डों को तो खत्म करना ही चाहिए, पर साथ में हिंदुस्तान में भी जो आतंकवाद के अड्डे हैं जी, जैसे अभी अल फतह कॉलेज है, उसके बाजू का हरियाणा के बाजू का जो गांव है छोटा, और कई बंबई में बाहर है, पड़गा की जगह में है, वैसे गुजरात में से भी इतना बड़ा पकड़ा गया, पूरा जहर का पूरा लीटर हरियाणा के पास से पकड़ा गया, यूपी के लखनऊ के पास से पकड़ा गया। ये जितने भी हमको तो खाली टीवी में दिखते हैं, पर गवर्नमेंट के पास तो सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये सारे आतंकवाद के अड्डों को मुकेश गांधी साहब, हिंदुस्तान को खत्म करना चाहिए, हिंदुस्तान के आतंकवादी अड्डे को भी खत्म करना चाहिए। मुकेश गांधी साहब, मेरा दृढ़ मानना है। इंटेलिजेंस फेलियर, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट एक दिन में आप असेंबल नहीं कर सकते। ये 1.5 साल का मेहनत है, जब आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर रहे हैं। स्लीपर सेल डॉक्टरों का 4-5 स्टेट में, कहीं सहारनपुर से, कहीं लखनऊ, कभी गुजरात, कभी फरीदाबाद, हरियाणा, दिल्ली, इतने सारे फैला हुआ नेटवर्क है और हमको पता ही नहीं चला। कुछ डॉक्टर चाइना में सीख के आए रेजन किसे डेवलप करना है, और कुछ ही घंटों में असेंबल करते हैं डिवाइस, एक्सप्लोसिव डिवाइस, और ब्लास्ट ओरिजिनेट करता है। तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है, तो आप किस प्रकार से इसको डिनाई कर सकते हो? मुकेश गांधी साहब सर, इसमें इंटेलिजेंस सक्सेस है, इंटेलिजेंस फेलियर तो कांग्रेस और ऑपोजिशन की है। देखो, एक छोटा ब्लास्ट जो था वो पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में आज आप देखिए कि किस तरह से पूरे नेटवर्क को इन्होंने पकड़ा, और पूरे जितने भी जो ब्लास्ट करने वाली जो जितने भी पदार्थ जहां भी रहे थे, अगर हमारा इंटेलिजेंट नहीं होता और उनके पास जानकारी नहीं होती तो ये सब फॉलोअप चल रहा था। ये इमीडिएटली आकर के दिल्ली में ये जो ब्लास्ट हुआ है वो सडन ब्लास्ट हुआ है। अगर सडन ब्लास्ट नहीं हुआ होता तो उनको भी पकड़ लेते थे, और पूरी तरह से हमारा इंटेलिजेंस सक्सेस है, 10 लोग तो मरे नहीं है। और जिस तरह से इनको पकड़ा गया और उनके सारे गिरेबां को, सारे लोगों को आज इसके अंदर इन्वॉल्व करके उनके ऊपर एक्शन ली जाएगी, इनकी धरपकड़ हो गई है और इनके ऊपर केसेस चलेंगे, सब वगैरह वगैरह होगा। जी, बिल्कुल। पर जो ये राहुल गांधी या जो कोई भी बोलते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है, इट इज नॉट देयर इंटेलिजेंस फेलियर है कि इतनी क्विकनेस से हमारे सीबीआई ने, हमारे मिलिट्री डिपार्टमेंट ने, हमारे होम डिपार्टमेंट ने इतने सारे लोगों की साजिश को हमारे देश के सामने और वर्ल्ड के सामने ओपन कर दिया है। उनके लिए मैं सैल्यूट करता हूं। अखिलेश कटियार साहब, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वंदे मातरम कंपलसरी हर स्कूल में आपको गाना पड़ेगा, वंदे मातरम गाना पड़ेगा, देयर इज नो एक्सक्यूज। मगर वह जबरदस्त रिसेंटमेंट मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स कहने लगा कि हमको अपने स्कूल से बच्चों को वापस निकालना पड़ेगा, हम वंदे मातरम गाएंगे नहीं। तो क्या, किस प्रकार से हम जा रहे हैं? क्या वंदे मातरम गाएंगे नहीं? कटियार साहब, पहले स्कूल तो बचा लो साहब, ये तो स्कूल ही बंद किए डाल ले, 5000 स्कूल बंद कर दिए जी।
और वंदे मातरम की बात करें आप, कैसे ये बेमतलब की बातें हैं ये साहब। ये भारत देश, भारत का संविधान आपको अपनी मर्जी से हर काम के लिए उस तरीके की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं। स्कूल छोड़े, पहले स्कूल बचाएं, स्कूल में अध्यापक दें। वंदे मातरम और बाकी जो व्यक्तिगत मामले उनको छोड़ के स्कूल तो रहने दीजिए। अभी एक अस्पताल में उनके यहाँ एनेस्थीसिया नहीं था नामबियार साहब, तो एनेस्थीसिया के बगैर उसकी हड्डी का ऑपरेशन किया है। उत्तर प्रदेश में अस्पताल में दवाएं नहीं है। उत्तर प्रदेश का हाल इतना बुरा है, कई जगहों पे इतनी बुरी है, कई जगहों पे कि दवाइयां नहीं, कि यहां करो वहां करो, स्कूल नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, दुकानों पे खाद नहीं, सोसाइटी पे। तो ये जो बातें हैं कि ये इस पे ये बोले वो बोले, वो सब मुद्दों से भटकाने वाली बात है। और अभी हमारे गांधी साहब जो बोल रहे हैं कि ये तो इनपुट थी और हम उसको सफलता, बिल्कुल ठीक है। पठानकोट से लेके, उरी से लेके, मालेगांव से लेके बहुत जगहों पे आपने जरूर सबको सजा दे दी होगी, अपराधी पकड़ भी लिए होंगे, देश को पता भी होगा। और अगर नहीं पता है तो इस तरीके की कितनी घटनाएं घटती रहेंगी और कितने पे इस तरीके के झूठे आश्वासन देश की जनता को मिलते रहेंगे। जिनके अपने परिवार होते हैं उन्हें जरूर पता होता है कि अपनों को खोने की तकलीफ क्या है, लेकिन जिनके अपने परिवार नहीं है, जिनके अपने लोग नहीं है, जो नाते रिश्ते खून के संबंधों को जिन्होंने जिया नहीं है, महसूस नहीं किया है, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि इस पे कोई संवेदना भरी बात। लेकिन जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा सर, उसका पूरा जवाब दीजिए ना। Because Muslim Sir, students, Pradeep ji, may I- yeah, they want to move out the Muslim students from That is one. schools. Sir, that is one. Number two, सर पूरा जवाब दीजिए ना, उसका खुल के जवाब दीजिए आज की तारीख में। और जैसे मुकेश गांधी साहब ने भी कहा कि आतंकवाद जो है, मतलब आतंकवाद से और उस फिलॉसफी से काफ़ी मुस्लिम जो हैं वो प्रेरित हो गए हैं। तो अब क्या यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में कोई एंटी मुस्लिम मूवमेंट शुरू होगी सर? आपसे जानना चाहता हूँ। योगी जी ने तो कह दिया मेरा बुलडोजर तैयार खड़ा है, वो डॉक्टर शाहीन के घर को लेकर के और बाकी सब चीज़ों को लेकर के। बताएं सर आप। राजीव साहब, आप बहुत बहुत पुराने पत्रकार हैं साहब, और समाज के हर मुद्दों पे आप अपना एक अलग से चिंतन रहता है। हम सब चाहते हैं कि समाज में आप अच्छी शिक्षा दें, अच्छा रोजगार दें। बुलडोजर से इन सब चीजों पे रोक नहीं लगेगी, रोक लगेगी तो विकास से लगेगी। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो सभी समाज को एक नजर से देखे। आप यहाँ पे इस तरीके की ध्रुवीकरण राजनीति करके, ध्रुवीकरण स्थापित करके, राजनीति करके आप सरकार तो बना सकते हैं सर, लेकिन जो इस समाज को सही रास्ते पे ले जाने का जो तरीका है वो विकास है, समान नजरिया है, संविधान को सही तरीके से जमीन पर लगाना है। अब जब देखो आप बुलडोजर है, ये है, वो है सर, वो तो जो जमीनी मुद्दों पे बात कभी नहीं करते। कटियार साहब, उत्तर प्रदेश आपने जो जवाब दिया, जहां तक बुलडोजर का सवाल है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करी है कि यू कैन नॉट यूज अ बुलडोजर विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर। उसके बावजूद योगी जी कहते हैं कि साहब मैं तो मानता ही नहीं उसको, या कहते होंगे मैं मानता हूं, फिर भी नहीं मानते हैं। लेकिन मैं कुछ और बोल रहा हूं सर। अगर ये आतंकवादी घटना जो घटित की गई है अभी, जो आतंकवादी घटना घटित की गई है लाल किले के सामने, मैं आपसे बोल रहा हूं सर, जरा ध्यान से सुनिए। इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश है, कोई डाउट नहीं है नहीं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी साजिश क्या है कि किसी भी तरीके से 24 करोड़ मुसलमान जो है इस देश का, अभी 24 करोड़ हो गए हैं, उसको बाकी समाज के लोग, स्पेशली हिंदू समाज के लोग जो हैं वो शक की निगाह से देखें और ये कहें कि ये तो आतंकवादी हैं। मतलब कि पाकिस्तान सक्सेसफुल हो गया भारत के अंदर दरार डालने में। आपको लगता नहीं है कि यहां पर बाकी जितने भी लोग हैं उनको यह बात करनी चाहिए कि भाई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। अब आप बोलें सर। कटियार साहब। मैं राजीव साहब, मैं पूरी तरह इस बात से एग्री करता हूं। अपराधी अपराधी होता है, ना उसकी कोई राजीव साहब जाति होती है, ना उसका कोई धर्म होता है। और हम इस देश में जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे हम समाज को नहीं बंटने देंगे। यही हमारी एक संवैधानिक प्रतिबद्धता है सार्वजनिक जीवन में। अगर यहाँ पे जात, धर्म, संप्रदाय, आज आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कल दलित पिछड़ा करेंगे, कभी सवर्ण बैकवर्ड करेंगे। इस तरीके से अगर पाकिस्तान या दुनिया की कोई ताकत चाहे, हम समाजवादी लोग एक एक व्यक्ति अपना जीवन इसी बात पे समर्पित करेंगे कि हम भारत को किसी भी लिहाज से दो हिस्से में नहीं बंटने देंगे।
Right. So I hope you are अपराधी giving को सजा confidence. देंगे, लेकिन अपराधी की पहचान जात धर्म से नहीं हो। मैं उम्मीद करता हूं सर, जहां तक के समाजवादी पार्टी का सवाल है, आप जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जितने भी मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में बाकी जगह पर, आप उनको संतोष या सांत्वना दे रहे होंगे। भाई आप फिक्र ना करें, हम लोग आपके साथ हैं, आप टेंशन ना लें। जी, जो भी अपराधी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होगा तो उसका तो मतलब एक ही इलाज है, या तो एनकाउंटर या फांसी, सीधी सादी बात है। लेकिन जिसने कुछ नहीं किया उसके साथ कुछ नहीं होगा। अविरल मलिक साहब, सर आपको लगता नहीं है कि दिस मैसेज शुड गो एवरीवेयर, हर जगह पे ये संदेश जाना चाहिए कि भाई देखिए, हिंदुस्तान का दोबारा बंटवारा नहीं होगा। नंबर 1, हिंदुस्तान में कोई भी हमारे बीच में, भले वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, और हिंदुओं में भी ना जाने कितने फिरके हैं, कोई हमें डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन जो अपराधी होगा उसको तो हम बख्शेंगे नहीं भैया, उसको तो छोड़ेंगे नहीं। फांसी देनी पड़ी फांसी देंगे, एनकाउंटर करना पड़ा एनकाउंटर करेंगे। अब आप बोले डॉक्टर मलिक साहब प्लीज। जी, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से एनकाउंटर का और उसके साथ साथ फांसी का, तो ये जिस प्रकार की घटना एक तरीके से घटित हुई है, मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि प्रकट करना चाहूंगा, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से दुखद निधन हुआ है, एक बड़ी क्षति हुई है देश को, लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, वो शहीद हुए हैं एक प्रकार से। मैं समझता हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से इस घटना का, और इस घटना के पीछे जो लोग भी जुड़े हुए होंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और सब फांसी के फंदे तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित करना निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को पूर्ण किया जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से जो भी लोग उनके साथ मिले हुए होंगे, जिनके भी एक तरीके से षड्यंत्र रहा होगा, सब कोई नहीं बचेगा। डॉक्टर मलिक साहब, यहां पर एक बहुत बड़ी चीज आती है, ये जो क्या नाम है इनका, डॉक्टर शाहीन, ये मसूद अजहर जो हैं, जैशे मोहम्मद के जो सरगना हैं, उनकी बहन से मिली थी या कहीं दुबई वगैरह में, वहां पर उनको रेडिकलाइज किया। और उसके बाद आकर के जो रिपोर्ट उनके हॉस्पिटल से आ रही है, वो पहले भी सम्मिलित थी कुछ ऐसी एक्टिविटीज में। तो मेरा ये कहना है कि पहले भी रिपोर्ट जानी चाहिए थी। खैर वो अलग बात है, दैट इज अ सब्जेक्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं सर, सिर्फ आतंकवादियों को पकड़ना काफी नहीं है, उनके जो फाइनेंसियर्स हैं, उनके जो बैंक अकाउंट हैं, कहां से उनके पास पैसे आ रहे हैं, हाउ इज मनी बीइंग फनल टू देम, और इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी सम्मिलित तो नहीं है। सर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सर। डॉक्टर मलिक, वी आर टोटली विद यू ऑन दैट। आप क्या बोलते हैं सर, बोलिए डॉक्टर अविरल मलिक। जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन होगी, और बिल्कुल ये बिल्कुल स्पष्ट है, किसी रूप में कोई नहीं बचेगा। जो अपराधी होगा, जो भी दोषी होंगे, वो सब पकड़े जाएंगे, सब फांसी तक पहुंचेंगे। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन का, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जल्द से जल्द जो भी आवश्यक जितनी भी कार्रवाइयां होंगी वो की जाएंगी। और साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से आतंकवादियों का, आतंकी संगठनों का, और फॉरेन फंडिंग का, और एक तरीके से इनके जो इनकी टेरर फंडिंग है उसका, और किस तरीके से इंडिया पैसा पहुंचाने का प्रयास करते होंगे या करते रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो पूर्ण एक तरीके से पूर्ण उस चीज को विराम लगे, वो पूर्ण रूप से चिंता। कटियार साहब को मैं पूछना चाहता हूँ, कटियार साहब बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी का, आप जो जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज टू बी देयर, और एक प्रकार से राइट विंग एक्टिविज्म का बात करें, मगर योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में मुख्तार अंसारी के पूरे प्रॉपर्टीज को सीज किया था, मुख्तार अंसारी के पूरे लैंड को सीज किया था, और उसमें 72 ईडब्ल्यूएस के लिए घर बना के दिए, फ्लैट्स बना के दिए। तो क्या द स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ लॉ शुड नॉट ऑपरेट? कटियार साहब, जहां क्रिमिनल्स है उनको हाउ कैन यू हैव एनी मर्सी? आपको वही लॉ का जो कठोर डंडा उसका इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से लैंड को लेकर उसमें ईवीएस के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए फ्लैट्स बना के दिए, क्या ये सराहनीय नहीं है? डोंट यू अप्रिशिएट दैट? नहीं, मैं नामबियार साहब मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं, और मैं तो अप्रिशिएट इस बात पे भी करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने गरीब हैं, बीजेपी सबको घर बनाए। कुलदीप सेंगर की प्रॉपर्टी पे भी बना दे, ब्रजेश सिंह की भी प्रॉपर्टी पे बना दो, धनंजय सिंह की भी बना दो, उदय भान सिंह के भी प्रॉपर्टी पे बना दो।
अशोक चंद की भी बना लो, ब्रजभूषण सिंह, बादशाह सिंह, चुलबुल सिंह, ये जो इनकी जाति के जो माफिया और गुंडे और बदमाश हैं, उनके घर पे तो नामयार साहब एक चौकीदार भी नहीं जाता आपका। और दूसरी जगहों पे आप ये जो कुछ जमीन लेके उनपे ईडब्ल्यूएस के लिए घर बना रहे हैं, तो ये आपका कौन सा नजरिया है और इसके पीछे की मानसिकता क्या है? क्या लगता है लोग समझते नहीं है? भाई अगर आपके दिमाग में ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी आपके अंदर भावना है, तो क्या उत्तर प्रदेश के पास जमीन की कमी है? और हम तो चाहते हैं पूरे देश के गरीबों के आप घर बना के दें। और जब आप एक अपराधी की जमीन के प्रति आपका ये नजरिया है, तो जो मैंने ये 10-12 हर जिले में एक एक माफिया है जिसके ऊपर किसी के पास 100, किसी 106, किसी 46, किसी 84, किसी के 88 मुकदमे हैं जिनके ऊपर, और ये आपराधिक मुकदमे है। ये मैं कोई दूसरे मुकदमों की बात नहीं कर रहा हूं। तो इनकी जमीन भी आपने अधिकृत करके गरीबों को मकान बनाए होंगे। अगर बनाए हैं तो नजरिया सही है साहब। ये तो अविरल मलिक साहब से पूछ लेते हैं, डॉक्टर मलिक जवाब दें। अविरल मलिक जी, मुख्तार अंसारी का जमीन आपने ले लिया और ईडब्ल्यूएस का फ्लैट्स बना के दिया गरीबों के लिए, बट बाकी ब्रिजभूषण और जितने 12 नाम अखिलेश कटियार साहब ने सुनाए, उनका प्रॉपर्टी कभी अटैच करोगे आप और डिमोलिश करोगे? डॉक्टर मलिक जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से बुलडोजर कार्रवाई पूर्ण रूप से जायज है। अखिलेश जी को मैं बिल्कुल समझा देता हूं, अखिलेश कटियार जी को, और ये इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से बुलडोजर एक्शन का, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी पंथ का, किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो किसी तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है और एक तरीके से अवैध कब्जा करता है, अवैध कब्जा करके अवैध निर्माण करता मलिक साहब, मुझे 2 नाम बता दीजिए, मुझे 2 नाम बता दीजिए जो ब्राह्मण या ठाकुर समाज के गिराए गए हो। मुझे सिर्फ 2 नाम बता दो आप। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से इस प्रकार के चलन का जो मैंने क्राइटेरिया बताया, इसी के आधार पे डेमोलिशन होता है, होना चाहिए। किसी अन्य आधार पे डेमोलिशन कहीं ना होना चाहिए, ना हो सकता है, ना कानूनी है, ना वैध है, ना हो, एक तरीके से ना हुआ है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से अगर कुछ पॉलिटिकल लोगों के आपने नाम लिए थे और तमाम सारी बातें की थी, अब कौन, कुलदीप सेंगर, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, उदयभान सिंह, अशोक चंद, ब्रजभूषण, बादशाह सिंह, चुलबुल सिंह, ये सब मुख्यमंत्री जी के ही समाज के लोग हैं। इनके घर एक सिपाही नहीं गया है मलिक साहब। बुलडोजर तो बड़ी दूर की बात है। नहीं देखिए, और इनके ऊपर गंभीर आरोप है, बलात्कार, हत्या, डकैती, लूटपाट, फिरौती, ये आरोप है इन पे। नहीं देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी भी धनंजय सिंह से मिल रहे हैं, और हमारे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी भी उनसे मिलते हैं, वो धनंजय सिंह से मिलते हैं। तो देखिए, वो चीजें एक अलग विषय हो गया, उसमें मैं नहीं मलिक साहब आप बड़े भले आदमी है, बहुत प्यारे इंसान है आप, लेकिन मुद्दे पे जवाब नहीं है आपके पास मलिक साहब। एक नाम है मेरे पास। अरे कटियार साहब, मैं मलिक साहब की मदद कर देता हूं। मैंने आपको जवाब दिया ना भैया। अरे छोड़िए ना मुकेश गांधी साहब, 1 मिनट। मेरे पास एक नाम है मलिक साहब की, मैं मदद कर देता हूं, विकास दुबे। एक नाम है बस, और कोई नहीं। एक नाम है विकास दुबे का, बस, और किसी का नाम नहीं है। और कटियार साहब की बात बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, आप भी जानते हैं, आप हंस रहे हैं अंदर से, ये जो इन्होंने नाम लिए ना, इनके किसी के घर में भी समन्स भिजवा दीजिए, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए। चलो मैं कहता हूं छोड़, समन्स भिजवा दो बस। किसी भी पोस्टमैन को बोल दो कि भैया ये स्पीड पोस्ट से समन आने वाला है, बस समन भिजवा दो सर उनके पास। सर वो भी नहीं जाते, जो वहां का लोकल पोस्ट ऑफिस कहता है भैया थैंक यू वेरी मच, आपको लेके जाना हो दरोगा जी, आप लेके चले जाइए। सर क्या है सर ये बात तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देयर इज अ परसेप्शन दैट देयर इज अनफेयरनेस, लेट्स बी वेरी क्लियर। अनफेयरनेस है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना जाने कितने केस थे इन सब लोगों के खिलाफ जिनका नाम इन्होंने लिया है।
Sir, even the case has not proceeded, it has not started. बिल्कुल बिल्कुल, देखिए केस के आधार पे कहीं मकान नहीं ढाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। किसी मुकदमे के आधार पे, मुकदमों के आधार पे, अपराध के आधार पे किसी का मकान नहीं ढाया जाता है। अगर मकान ढाया जाता है तो इस आधार पे कि वो मकान इलीगली कंस्ट्रक्टेड है, अवैध कब्जा वहां किया हुआ है, उस आधार पे ढाया जाना चाहिए उस व्यक्ति का पट। और जिन लोगों के नाम लिए वो सब वैध है, राजपूत है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कोई भी है, उससे कोई लेना देना कटियार साहब, नहीं चाहिए। ये सारे जो आपने धनंजय सिंह वगैरह वगैरह, ये सिंह वो सारे सिंह हैं। सिंह मतलब शेर, कमाल है, सबके बेटे हैं। सिंह है, कुलदीप सेंगर उन्नाव, ब्रजेश सिंह वाराणसी, धनंजय सिंह जौनपुर, उदय भान सिंह भदोही, अशोक चंद हमीरपुर, ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा, बादशाह सिंह महोबा, चुलबुल सिंह बना। हर जिले में मुख्यमंत्री जी के समाज का एक आदमी है जो पूरी और गुंडागर्दी कर रहा है, और दरवाजे और सबके घर लीगल है, साहब कोई नहीं जा सकता, और सबके महल लीगल है, बिल्कुल है ना। अरे मगर सबको, एक मिनट प्रदीप जी, सबके महल जो है बने हुए हैं वहां पे, सबके पास महल है। बाय द वे, ये मैं क्लियर कर दूं, मैं जा चुका हूं वहां पे, सबके महल लीगल है वहां पे, है ना। सबको सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्युनिसिपैलिटी से, दिस इज कंप्लीटली लीगल, प्लान हैज बीन पास्ड, एटसेट्रा, प्रॉपर्टी टैक्स हैज बीन पेड, है ना कटियार साहब। अभी एक एसडीएम ने किसी के इन्हीं में से एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि माइनिंग मत करो, तो एसडीएम को पीटा वहीं पे। जी मालूम है, सिर्फ पीटा। क्या बोल रहे हैं सर? अरे सर बेइज्जती मत करो सर। बट डॉक्टर मलिक एक्चुअली विकास दुबे जी जिसका एनकाउंटर किया था, इनकी उसके जमीन पर तो ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स बना देते, वो जमीन लेकर जैसे मुख्तार अंसारी के किए थे, वहां पर तो किए थे आप, तो वहां पर ढेर कर दिया था उनको, उनका जमीन लेकर गरीबों को फ्लैट बना देते। ये दूसरा डबल यार्डस्टिक किस लिए डॉक्टर मलिक? व्हाई 2 यार्डस्टिक्स? अब वो भी ब्राह्मण है सर, ठाकुर नहीं है। करेक्ट, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से विकास दुबे का, तो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ, तत्काल हुआ, और कहां से पकड़ के पुलिस लेके आई, उसके बाद वो भी सबने देखा। और वो ब्राह्मण था, और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए, वो एक क्रिमिनल था, अपराधी था, और वो हिंदू भी था। अगर कह दिया जाए कि मुसलमान पे एक्शन होता है तो ये भी चीज समझने वाली है। और उसके साथ साथ अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जी की बात कर ली जाए, तो अखिलेश यादव जी का एक पॉडकास्ट है एक जर्नलिस्ट के साथ, उसमें अखिलेश जी ने स्वयं इस चीज को कहा कि एक स्तर तक ही हम लोग किसी की खिलाफत करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जी के नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ या परिवार के साथ अच्छे ताल्लुक रहे, अच्छे संबंध रहे, ये अखिलेश जी ने इस चीज को स्वयं एक्सेप्ट किया था जी। उस चीज पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये विषय है, बिल्कुल स्पष्ट है, जो कानून है सर आपको कभी ना कभी जवाब तो देना पड़ेगा। अगर सांसद है सर कभी ना कभी तो जवाब देना पड़ेगा, अगर कोई पार्षद है उसके लिए अलग है, ये चीज बिल्कुल नहीं है, सबके लिए कानून बराबर है। अनंत सिंह, मैं अनंत सिंह के विषय पे आता हूँ, एक अलग विषय इसमें आ जाएगा ऐड होके। अनंत सिंह पे एक्शन हुआ, तत्काल हुआ, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, हमारी सरकार है, बिहार में अनंत सिंह पे एक्शन हुआ, डंके की चोट पर हुआ, सबने देखा क्लियर। बिहार में, यूपी में। बट द्विवेदी साहब, संजय द्विवेदी जी, मुख्तार अंसारी का जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बना दिया, तो क्या विकास दुबे का नहीं होना चाहिए? जमीन पर फ्लैट बना के गरीबों को देना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, ब्रजभूषण सिंह, क्या इनके जमीन पर नहीं बनाना चाहिए कब्जा करके गरीबों के लिए फ्लैट? सिर्फ मुख्तार अंसारी का होना चाहिए? द्विवेदी जी देखिए प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आप जानते हैं, पहले राम मंदिर के नाम पे वोट लिए, चंदा लिया, अब राम मंदिर तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना दिया, अब इनके पास सिर्फ एक रह गया है हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम के अलावा तो इनके पास विचार नहीं रहा। हमें हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे कहते थे कि अगर मुसलमान में कोई, मैं मुसलमानों को सम्मान करता हूँ, मुसलमान हमारे साथ हैं और उनके साथ मुसलमान उनके साथ थे, लेकिन किसी मुसलमान का विरोध नहीं करते थे। कहते ये सरकार का काम है कि कौन व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कौन व्यक्ति देशद्रोह कर रहा है, कौन व्यक्ति आतंकवादी घटनाएं कर रहा है, उनको पकड़ने का काम हमारे एलआईयू है, विजिलेंस है, पुलिस है, इनका काम है, एनआईए इनका काम है। तो अगर इस तरह की बात भी ये ना करें, हिंदू मुस्लिम बात ना करें, तो शायद इनको कुछ पहचानेंगे नहीं, क्योंकि इनका मेन टारगेट है हिंदू मुस्लिम। चाहे आप महाराष्ट्र चुनाव देख लीजिए, कटेंगे तो बटेंगे, चाहे आप दिल्ली चुनाव देख लीजिए,
चाहे पश्चिम बंगाल चुनाव देख लीजिए, कहीं का भी चुनाव आप देख लीजिए। लेकिन सर अभी तो बिहार में लग रहा है कि जीतने वाले जहां भी बहुत बुरी बात तरह। होगी इनका एक सूत्री कार्यक्रम, अब दिल्ली में घटना घटी, हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया जा रहा। अरे भाई, जो पुलवामा हो, पहलगाम हो, जहां पे भी आतंकवादी घटनाएं घटी, किसने की, क्यों, कैसे की उसने, ये जवाब देना चाहिए ना, उनको पकड़ना चाहिए ना, ना कि उसको हिंदू मुस्लिम बना दीजिए। हिंदू मुस्लिम बनाने से क्या हो जाएगा भाई? हम बस गए लेकिन उससे हिंदू हिंदू अरे द्विवेदी जी उससे बच पे सनातन धर्म मानते हैं। द्विवेदी जी तो कोई और बात बोलता हूँ मानना चाहिए। द्विवेदी जी मैं कोई और बात बोलता हूँ, अब मैं पूरी बात सुनिए। ऐसा है उसे बच भी तो नहीं सकते ना सर, कैसे बच सकते हैं? आज भी फॉर एग्जांपल जो 4 टेररिस्ट सेल जो एक्सपोज हुए हैं, जिसमें जैसे प्रदीप जी ने बताया राइसिन करके एक पॉइजन होता है, इट इज सो पोटेंट, उसको अगर वाटर सप्लाई के अंदर मिक्स कर दिया जाए तो लाखों लोग मर जाएंगे, वेरी फ्रैंकली। उसके अलावा 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, उसके अलावा एक और स्लीपर सेल अहमदाबाद में, एक फरीदाबाद में। ये तो सारे मुसलमान हैं ना सर, तो नाम तो लेना ही पड़ेगा ना सर। अब इससे छुप तो नहीं सकते ना सर। मैं ये कह रहा हूं कि सच्चाई को सामने रखते हुए आगे बढ़े। मैं क्या कह रहा हूं सर, उसमें हिंदू मुस्लिम कहां से हो गया? हिंदू वर्सेस मुस्लिम क्या थोड़ी हो कह गया रहा हूं सर। बात मैं तो तो ठीक है। सच एक बात कह रहा हूं, जो अपराधी है चाहे वो किसी जात का हो, अपराधी है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे हिंदू हो, जो भी हो, अपराधी जो है, हमारी विजिलेंस, हमारी पुलिस थोड़ा सतर्क कर दीजिए कि देश में इस तरह की घटनाएं कोई करने ना पाए, घटनाएं हो पाए। हमारे देश की जनता हो गई है तो क्या करें सर? जनता को मत सतर्क करिए। मुकेश गांधी साहब, हमको हमसे डरे ना, मुकेश जनता गांधी साहब आप बताएं सर, हाउ कुड वी एक्सपेक्ट? आप मुझे बताइए, यहां पर जो इंटेलिजेंस सर्विसेज का फेलियर मैं बोल रहा था, मैं मानता हूं फेलियर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स, इंटेलिजेंस सर्विसेज हैव टू इवॉल्व। लेट्स बी वेरी क्लियर। मैं दूसरी बात कह रहा हूं सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड, बस एक सेकंड। मुकेश गांधी जी अभी तक कुछ बोले नहीं है, मैं उनसे पूछ लेता हूं। सर, क्या है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव टू इवॉल्व विद द न्यू थ्रेट्स, बिकॉज टेररिस्ट आर इवॉल्विंग देयर मेथड्स। आप एक तरह ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, पूरा सर्वर, उसके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ। उसके बाद एटीसी दिल्ली, एयर ट्रैफिक कंट्रोल दिल्ली, उनके सर्वर पर साइबर अटैक हुआ, और उसके बाद ये दिल्ली की घटना घटी। मेरा ये कहना है सर, जो बंदा पकड़ा जाए, जो बंदा कंस्पिरेटर है, उसका नाम तो देना ही पड़ेगा ना। और अगर वो मुस्लिम है तो क्या उसको हिंदू तो नहीं बना सकते? अब शरद पवार की तरह ये तो नहीं बोल सकते कि एक 5वां एक्सप्लोजन भी हुआ था 1993 में, कि एक और जगह पे भी एक्सप्लोजन हुआ था 26/11 में, कि मुस्लिम इलाकों में भी जाकर के इन लोगों ने मारा था किसी को। वी कांट लाई सर। अब आप बोले सर मुकेश गांधी साहब, सच तो बोलना पड़ेगा ना। मैं थोड़ा 10 सेकंड में बोल दूं सर, प्लीज, आई एम कमिंग टू यू सर, लेट हिम स्पीक। 2 मिनट में बोल दूंगा, 2 मिनट सर, मैं आता हूं आपके पास। मुकेश गांधी जी कुछ नहीं बोले अभी तक। जनता को भी इतना, सर प्लीज लेट हिम स्पीक सर। मुकेश गांधी साहब ने कुछ नहीं बोला अभी तक, प्लीज सर बोलिए सर। मुकेश गांधी। राजीव जी, आपका एनालिसिस बहुत परफेक्ट है कि इंटेलिजेंस जो है वो अपना काम कर रही है, बहुत पद्धति सर कर रही है। और आपने अभी जो दिल्ली की घटना बताई, मेरे कुछ दोस्त थे, वो दिल्ली से आ रहे थे, उनको लैंडिंग होने के बाद में, एक प्लेन में बैठने के बाद में 1 घंटे तक पूरा लैंड का, माने दिल्ली का सर्वर फेल हो गया था जी। तो ये सर्वर के पीछे, फेल होने के पीछे भी कोई आतंकवादी का हाथ था, ऐसा हमारी डिस्कशन भी हुई थी कि ये दिस इज डन बाय समबडी एल्स हु इज नॉट बीन अंडर कंट्रोल। तो ये कंट्रोल करके आज तक गवर्नमेंट ने भी बताया नहीं है कि सर्वर फेल होने का कारण क्या है। और बराबर आपने जो लिंक किया कि वही घटना के बाद में लाल किले पे ये जो घटना बनी, तो ये जो इंटेलिजेंस है इतनी फास्ट होनी चाहिए। अभी इनके ऊपर भी मोदी जी को बहुत बड़ी एक्शन लेनी पड़ेगी आगे जाकर के, क्योंकि अभी ये जो आतंकवादी जो लोग हैं यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान में और कंट्रीज से जो भी ऑपरेट कर रहे हैं, वो साइलेंट स्लीपर बनकर के इतने फैल गए हैं कि इनको कंट्रोल करना, इनको पकड़ने, इनके लिए सिविलियंस को भी कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आज की तारीख में, क्योंकि सिविलियन की भी अभी उसके ऊपर जो एक विजिलेंस होनी चाहिए वो आज नहीं है। आज विजिलेंस होने के बाद में कोई गुप्त नंबर से
कोई सीक्रेट कोड से गवर्नमेंट को फीडबैक देने के लिए भी एक नई सिस्टम अभी डाउनलोड करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी सर मैं आपको एक चीज पूछता हूं सर, प्रदीप जी एक सेकंड। मुकेश गांधी साहब, आज डेट क्या है? आज क्या 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 तारीख है? 12 नवंबर, ठीक है सर? हाँ जी 12 नवंबर है, ठीक है। 26 नवंबर 2008 आपको याद है? 26/11 याद है ना? 2008 में क्या हुआ? नहीं बात है। ताज के ऊपर अटैक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, सेंटर की भी कमेटी थी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग थे, बाकी सब लोग भी थे, कुछ ऑपोजिशन के भी मेंबर्स थे, और ये कहा गया था कि मुंबई की कोस्टल सिक्योरिटी ऐसे होगी, रेडार सिक्योरिटी ऐसे होगा, पल्स डॉपलर रेडार यहाँ पे लगाया जाएगा, और उसके अलावा ड्रोन्स होंगे, उसके अलावा द कोस्ट गार्ड विल बी अपग्रेडेड एंड मुंबई पुलिस विल बी अपग्रेडेड। सर कितने साल हो गए हैं 2008 से लेकर के अभी तक? कितने साल हो गए? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 17 years सर, we have given the Mumbai police nothing, no bulletproof vest, no new weapons, no new training। आज की तारीख में भी मुंबई पुलिस में 60,000 वैकेंसी हैं, 60,000 वैकेंसीज हैं। So is the case everywhere else. All I'm saying is, I'm sure Aviral Malik ji will have to say something about that. We need to increase the budget of our intelligence agencies. We need to bring them up to date as far as modern methods are concerned. Sir, उनको नए weapons देने पड़ेंगे, नए surveillance systems देने पड़ेंगे. We have to spend. Sir, ये इतना पैसा जो हम लोग कमा रहे हैं, we are the 4th largest economy in the world. We have to spend. It's only then that we'll be able to fight these people. मुकेश गांधी साहब, आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? यस राजीव जी, मैं आपके साथ में 100% सहमत हूँ। आपने जो बात की वो अगर गवर्नमेंट इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं करेगी, आज आप देखो कोस्टल रोड बना दिया, समृद्धि रोड बना दिया, ये किया वो किया, सब जगह है, पर मुंबई के अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्या प्रोविजन हुए हैं? मुंबई के लोगों की सेफ्टी के लिए क्या प्रोविजन है? बहुत कम प्रोविजन है। कितने एरिया ऐसे हैं? अभी मैं एक बात आपको छोटी सी बात बताऊं, आइनॉक्स थिएटर जो नरीमान पॉइंट में है, उसके बाजू में पार्किंग लॉट में मैंने अभी कार पार्क करने को गया, पूरे गोल 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 गुम्बद जाते हैं, पूरा वहां सेक्रेटेरिएट का, मंत्रालय का गाड़ियां पार्क होती है, कम से कम 200-250 जी, और वहां एक कैमरा नहीं है। सर वो स्पॉट के ऊपर ऐसे बंबई में कितने स्पॉट है कि जहां अगर जाकर पूरे मंत्रालय को भी ये लोग टारगेट कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं सर। पर आज विजिलेंस के नाम पे जो अरेंजमेंट होनी चाहिए वो बहुत कम है। हमारे गार्ड कम है, हमारे पुलिस कम है, हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट कम है, और पुलिस स्टेशनों के ऊपर एफआईआर लेने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर के सब इंस्पेक्टर को किसी को टाइम नहीं है, सब दूसरी मैटर में बिजी है। बट मुकेश गांधी साहब, यू हैव टू अप्रिशिएट द पहले बार नेशनल डिफेंस में जिस प्रकार से मोदी साहब ने इंटीग्रेशन लेके आया है, इसरो को साथ में लिया, 3 फोर्सेस को साथ में लेके एक जबरदस्त इंटेलिजेंस नेटवर्क बना दिया, और कोऑर्डिनेशन, तालमेल आपस में, जो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में देखे, उस चीज को मानना पड़ेगा। बट आपका जो कहना है कि वो जो सेंट्रल लेवल में हो गया, आपको लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके आना पड़ेगा, वो आपका कहना है। यू नीड टू इंटीग्रेट। बस प्रदीप जी, मेरी एक बात है कि अभी ये जो घटना बनी है उसके ऊपर मोदी जी की और होम डिपार्टमेंट अमित शाह जी की बहुत बड़ी नजर है, उनके ऊपर एक्शन ली जाएगी, और बहुत बड़ा आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, मुझे तो लगता है ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के ऊपर और हिंदुस्तान के कई इलाकों में ये बड़ी एक्शन होने वाली है। वी शुड बी अलर्ट। हमको हफ्ते 15 दिन 1 महीने का राशन, मिल्क, ये वो जो भी है घर में जमा करके रखना चाहिए। इतनी परिस्थिति सीरियस आने वाली है, पोजीशन इज वेरी डेंजरस। द्विवेदी जी कुछ बोलना चाहते थे, अब 2 मिनट बोलना चाहते थे, द्विवेदी जी बोले, फिर डॉक्टर मल्लिक के पास आते हैं। द्विवेदी जी। देखिए प्रदीप जी, जब तक जनता के अंदर उत्साह नहीं होगा, जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी पुलिस का, जनता सहयोग नहीं करेगी दूसरे लोगों का, जनता के बिना सहयोग नहीं देगी, आपके पास पुलिस बल कम है, आप में इंटेलिजेंस कम है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घटना को देखते हैं लेकिन डर के मारे, या घटना होने से पहले वो देखते हैं, लेकिन घटना को बताने में उनको दिक्कत ही आती है। जब बताने जाएंगे तो पता चला पुलिस से प्रताड़ित वही ना होंगे ना जी। तो हमें ऐसे समझे से बनाना चाहिए देश में
हर प्रदेश में, कि जिससे जनता जो हमारी है भाई 140-150 करोड़ हमारी जनता है, जो भी पाकिस्तान डायरेक्ट अटैक तो नहीं करता, पाकिस्तान अपना स्लीपर सेल भेजेगा तो स्लीपर सेल वाले आदमी कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना, कहीं ना कहीं ठिकाना बनाएंगे ना। और अगर वो ठिकाना बनाएंगे तो उनकी गतिविधियां निश्चित है कि जो अगल बगल वाले जो लोग हैं वो जान सकते हैं या जान लेंगे, लेकिन वो डर के मारे नहीं बता रहे हैं कि साहब वो फलाना व्यक्ति जो है वो देखिए ऐसी हरकतें हो रही, क्योंकि उनको डर ये लगता है, उनको डर ये लगता है कि ऐसा होगा सब मेरे ही ना बाजे। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर देश में आतंकवाद को खत्म करना है, इस चीज को जड़ से अगर खत्म करना है, तो किसी जाति विशेष को ना कह के हम देश की हर जनता को इतना समृद्धशाली बना दें, इतना शक्तिशाली बना दें कि उनको उनके अंदर से खुद का डर खत्म हो जाए। जिस दिन ऐसी स्थिति पैदा होगी, निश्चित आप जान लीजिए आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। आरएसएस प्रमुख का जो स्टेटमेंट आया मोहन भागवत जी का, क्या ये इंटीग्रेशन का एक मिसाल है? मोहन भागवत जी ने कहा इस देश में कोई अहिंदू नहीं है, अहिंदू नहीं है, अहिंदू नहीं है, सब जात पात सब सम्मिलित भारतीयता। तो किस प्रकार से, क्या ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए मोहन भागवत जी का जबरदस्त स्टेटमेंट है? किस प्रकार से देखते हो आप? हमसे पूछा आपने क्या? नहीं, डॉक्टर मलिक जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से पूज्य मोहन भागवत जी का, और उसके साथ साथ जहां तक एक तरीके से विषय है ये, अगर विस्तृत रूप में चर्चा कर ली जाए टेररिज्म की और इंटरनेशनल इश्यूज की, और उसके साथ साथ जहां तक विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, देखिए हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि पूर्ण रूप से आज देश विकसित हो रहा है, मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के नाते मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, और उसके साथ साथ 370-35 से समाप्त हुआ। और जहां तक विषय विकास का, तो विकास निरंतर इस देश में जारी है, हर मोर्चे पे ये देश आगे बढ़ रहा है, ये भी सबको स्पष्ट नजर आ रहा है। चाहे किसी सेक्टर की बात कर ली जाए, किसी प्रकार से बात कर ली जाए, चाहे देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, आतंकवाद के सफाई की बात हो, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की बात हो, इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, एक्सटर्नल इश्यूज का विषय हो, या फिर एक तरीके से विषय हो जहां तक एक तरीके जम्मू कश्मीर का, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में किस रूप में शांति रहे, शांति कायम हो, शांति बहाल हो, पाकिस्तान को बॉयकॉट करने का विषय हो, सिंधु जल नदी का जो विषय जो हमने स्टैंड लिया, जो हमारा स्टैंड था उस पर कायम रहने का विषय हो, या फिर एक तरीके से विषय हो जहां तक एक तरीके से आरोप लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, तो मैं समझता हूँ हर विषय को पॉलिटिसाइज करना एक रूप में सही नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक एक तरीके से जन समर्थन का विषय है, तो बिहार इलेक्शंस अब रिजल्ट आ रहा है, उसमें मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट सर वो तो आएगा ही इस तरीके से जनता हमारे साथ है और नीतीश जी के नेतृत्व के साथ। जी डॉक्टर मलिक ये बताएं सर, सबसे बड़ी बात है नंबर 1, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव टू बी अपग्रेडेड। सर उनका बजट बढ़ाना होगा, 3 या 4 गुना करना होगा। जैसे मोदी जी ने आते ही नेवी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का बजट बढ़ाया, जिसकी वजह से आज की तारीख में नेवी के पास प्रॉपर इक्विपमेंट है, नए नए जहाज हैं, नए नए जजीरे हैं, नए नए आज की तारीख में अस्त्र शस्त्र सब कुछ हैं। इसी तरीके से इंडियन आर्मी, इसी तरीके से एयरफोर्स, इसरो एंड अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज, दे हैव ऑल बीन अपग्रेडेड। बट जो इंटरनल एजेंसीज हैं, आईबी वगैरह जो है, जो सबसे पहला सर फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होता है? वो बेचारा आईबी का कांस्टेबल होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। सर उसको अपग्रेड कीजिए ना, उसकी तनख्वाह बढ़ाइए, उसको ठीक ठाक ट्रेनिंग दीजिए, बहुत बढ़िया। सर अनलेस एंड अनटिल ग्राउंड पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जो आपकी जो लोगों के साथ टच में है, जब तक वो कॉन्फिडेंशियल एडवाइजर, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेंट अपने नहीं बनाएगा, तब तक आपको मालूम कैसे पड़ेगा? सर पूरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। वी आर लिविंग इन अ न्यू वर्ल्ड, और ऑल ऑफ देम हैव टू बी कंप्यूटर savvy, ऑल ऑफ देम हैव टू नो कि सोशल मीडिया पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, साइबर अटैक कहां से आएगा, कहां से नहीं आएगा। सर दैट रिक्वायर्स मनी, वी हैव टू हैव अ बजट। ये पैसा कमा के क्या करेंगे सर हम लोग? अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कोई हमारे साथ नहीं रहेगा। मैं आपको ये बता दूं, जो मेरा तजुर्बा है 42 साल का, 43 साल हो गए पत्रकारिता में, कोई भी देश भारत के साथ अब खड़ा नहीं होगा। जैसे जैसे आपकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा बढ़ेगी, भारत के साथ कोई खड़ा नहीं होगा सर, हम अकेले रहेंगे, अकेले ही लड़ना पड़ेगा। लेट्स बी वेरी क्लियर। तो सर अग्रल मलिक साहब, आप अपनी तरफ से, आप भारतीय जनता पार्टी के हैं,
आप भी अपनी पार्टी हाईकमांड को बोलिए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को बढ़ावा दीजिए। और एक पॉइंट जो संजय द्विवेदी जी ने बहुत बोला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, उसको जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो उद्धव ठाकरे सेना से हैं तो इसका मतलब उसको नजरअंदाज मत करिए। सर नॉर्मल क्राइम में भी पुलिस के पास अगर कोई जाता है तो पुलिस पहले उसको बिठा लेती है, बेटा तू बैठ जा यहाँ पे, आ जा, उसका इंटरोगेशन चालू हो जाता है। कोई इंफॉर्मेशन देने को जाता है सबसे पहले उसका इंटरोगेशन चालू हो जाता है, तो जिसकी वजह से कोई पुलिस के पास जाता नहीं है। सर दिस हैज टू चेंज। ये बदलाव जब तक नहीं आएगा देश में तब तक इस तरीके की आतंकवादी घटनाएं होती रहेंगी। आप कुछ भी कर लीजिए। अब हाफिज मलिक जी आप बोलिए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बोलिए सर। नहीं, आपकी बात से मैं 100% बिल्कुल आपकी बात से 100% मैं एग्री करता हूं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से इंटेलिजेंस का और बजट इंक्रीज करने का, तो निश्चित रूप से इंक्रीज किया गया है। परिवर्तन आए, चेंजेस आए 2014 के बाद, हमारी गवर्नमेंट सेंटर में बनने के बाद। लेकिन और अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। जो आपका सजेशन है ये 100% करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से अपग्रेडेशन का, तो किस तरीके से अपग्रेड किया जाए और क्या क्या इक्विपमेंट्स नेसेसरी हैं, कौन सी चीजें आवश्यक है, उस क्षेत्र में निश्चित रूप से कार्य किया जाता है। चाहे ऐसे अजीत डोभाल जी का विषय हो, अमित शाह जी का विषय हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का विषय हो, या फिर एक तरीके से हमारी केंद्र सरकार का विषय हो, एक तरीके से कलेक्टिवली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपग्रेड किया जा रहा है, किया जाता है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं। लेकिन जहां तक पर्टिकुलर विषय है ओपन ऑफ होने का, और उसके साथ साथ जहां तक पुलिस का विषय है, तो पुलिस किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन देने जाता है उसे ही बैठा लेती है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की पुलिस आज जहां जहां हमारी सरकार है, कम से कम वहां तो नहीं है। तो पूरी मुकेश गांधी साहब, जो द्विवेदी साहब ने कहा हुई है, नई सोचाई है, और पुलिस को स्पेशल ये बिल्कुल स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस है कि जो एफआईआर लॉन्च कराने आ रहा है एफआईआर लॉन्च की जाए, और उसके साथ साथ जो आवश्यक कार्रवाई जिस जिस क्षेत्र में जो होनी चाहिए वो की जाए, और उसके साथ साथ जो सजेशन भी देने आया उसको भी लिया जाए। अब अगर कोई अधिकारी, कोई उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो उसके ऊपर भी कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार में होती है। न केवल कठोरतम कार्रवाई होती है बल्कि जेल तक भेजने का काम हमारी सरकार में होता है। अगर कोई करप्शन करेगा या किसी को अननेसेसरी परेशान करेगा, टॉर्चर करेगा, इलीगल एक्ट करेगा, वो एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, कोई हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो अपराध करेगा और जेल जाएगा। द्विवेदी जी जो बोले कि पुलिस को इंफॉर्मेशन, मुकेश गांधी साहब को याद होगा कि मुंबई द्विवेदी जी ने एक और बात की थी, बीजेपी क्या मानती है क्या नहीं मानती है। द्विवेदी जी ने एक और चीज कही थी, बीजेपी क्या मानती है क्या नहीं मानती है, क्या करती है क्या नहीं करती है। और आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के विषय में उन्होंने बात की थी। तो परम पूज्य बाला साहब ठाकरे जी के विषय में हम भी इनसे निवेदन करना चाहेंगे। उनके स्पष्ट इस संदर्भ में विचार थे कि किसी प्रकार से ऐसे संगठन, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का सहयोग ना किया जाए जो वीर सावरकर जी का अपमान करती हो। और इस चीज को लेकर संजय राउत जी आगे बढ़े थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सावरकर जी उनके मार्गदर्शक, आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं। अब उसके बावजूद ये अलायंस कैसे टिका रह गया? हमें लगता है कि संजय राउत जी की पार्टी में नहीं चल रही है, संजय द्विवेदी जी की चल रही है। जी सर कुछ बोलना चाह रहे सर? बोलिए। सर कपूरी ठाकुर को भरातन दे दिया, लेकिन वीर सावरकर को चुनावी बनाए हुए राम मंदिर की तरह कि वीर सावरकर भरातन नहीं देना। माने हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे को भरातन नहीं रहा है। ये चुनाव उनका उपयोग किया। बाला साहब ठाकरे का महाराज चुनाव आएगा, वहां होगा, वीर सावरकर महाराज चुनाव आएगा। कपूरी ठाकुर इसलिए दे दिया जिनका यही लोग बात करते थे, जिनकी सरकार इन्होंने गिराई, और उनको वीर साहब भारत दे दिया गया। साहब आज एक बात बताऊं, खाली मैं सुबह कल 9 बजे बीच कैंडी हॉस्पिटल से गुजर रहा था, खास देखने के लिए गया, तो मैंने काउंट किया 42 टीवी चैनल के कैमरे सबने अनाउंस कर दिया जा चुके हैं। अच्छा सुनिए मेरी बात, पूरी बात सुन लीजिए। असली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो अब है। मेरा ये कहना है कि अच्छा भैया तुमसे गलती हो गई, तुम एंथुसियाज्म में आगे बढ़ गए, किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दी, और चैनल तो लई लग होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन होता है। अगर आज तक ने अनाउंस कर दिया मर गया तो देहांत हो गया तो CNN न्यूज़ 18 भी कहेगा, NDTV भी कहेगा, और बाकी सब लोग भी कहेंगे फटाफट, इंडिया टुडे भी कह देगा। मेरा ये कहना है सर, चलो कह दिया आपको 6-7 बार कह दिया, अरे अब माफी तो मांगो। मेरा ये कहना है माफी तो मांगो, धर्मेंद्र जी के परिवार से माफी तो मांगो कि हमसे गलती हुई है। सर इतने बेशरम लोग हैं, दे आर नॉट इवन मेंशनिंग द फैक्ट that they were all wrong and they gave out wrong information.
मतलब इससे ज्यादा पत्रकारिता के लिए शर्मनाक बात क्या हो सकती है सर? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। जी, हमारे गुजराती पत्रकारों ने जो ये मिस न्यूज आया था, और ये मिस न्यूज है, ये खोटे न्यूज थे, उनके लिए क्षमा मांगी है गुजराती पत्रकारों ने। कुछ लोगों ने मांगी है, लेकिन हमारे जो मेन स्ट्रीम चैनल है किसी ने नहीं मांगी है। सर किसी ने नहीं मांगी। इस चैनल के ऊपर हमने हमेशा कहा है, वी विल वेट फॉर द ऑफिशियल बुलेटिन, वी शैल वेट फॉर द ऑफिशियल बुलेटिन विद रिगार्ड टू धर्मेंद्र जी हेल्थ। लेट्स बी वेरी क्लियर। तो चलो, आपकी दुआ धर्मेंद्र जी को मिल गई, इसलिए धर्मेंद्र जी की आयु बढ़ गई सर। जी दुरुस्त बात है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। वेल दैट्स जस्ट अबाउट इट इन टुनाइट शो। और आज तो भैरव अष्टमी भी है, बस खत्म होने वाली है थोड़ी देर के बाद। आप सब लोगों को भैरव अष्टमी, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम भैरव अष्टमी के लिए पूरे जिस प्रकार से पहली बार हुआ सर, मीडिया में सब लोग एकत्रित होकर जिस प्रकार से सेलिब्रेशन की बात करते हैं, दैट इज अमेजिंग। आई होप दे नो व्हाट दे आर डूइंग। वी नेवर सॉ दिस काइंड ऑफ अ मूवमेंट अर्लियर। सर आई होप दे नो व्हाट दे आर डूइंग। दे शुड नो व्हाट काल भैरव स्टैंड्स फॉर। यू कांट बी अफ्रेड, लेट्स बी वेरी क्लियर। अगर काल भैरव की आग, जो काल भैरव अष्टमी आज है, अगर आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, जरा भी अगर आप में डर आ गया तो आपकी ऐसी की तैसी, आपकी खैर नहीं है, याद रखिए। खैर उधर से सेपरेट इशू, कभी बात करेंगे इस पर, कभी धार्मिक बात करेंगे। टू सब्सक्राइब, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. When you click on that icon of subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Well, that's just about it as far as we are concerned in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद।